आज करते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो प्रोडक्शन के बारे में बातें हैं, जो लॉ है उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट करो, इस तरीके से पर्सन बनकर आ सकता है। या पूछा जा सकता है इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। तो सिंपल सी बात हम ये लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब प्रोडक्शन है ना, वो इनपुट इनपुट क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? लेबर है हमारे पास, कैपिटल हमारे पास है, ये इनपुट है। इन इनपुट का हम आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो वो प्रोडक्शन हुआ। यूटिलिटी का क्रिएशन करना वो भी प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? अब बात करें शब्दों में कोटेशंस के, तो प्रोडक्शन फंक्शंस इज ए टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का एक टेक्निकल रिलेशनशिप प्रोडक्शन है। तो क्यों यहाँ पर क्या है? आउटपुट या हम प्रोडक्शन कह सकते हैं। एफ क्या फंक्शन, किसका फंक्शन है? प्रोडक्शन किसका फंक्शन है? लेबर और कैपिटल का, इसका फंक्शन इसको दिखाया गया है। अब प्रोडक्शन के थ्री कंसेप्ट हैं। एक तो है टोटल प्रोडक्ट। देखो क्या है, जैसे कि Q1, Q2, Q3, ये हमारे पास है प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट है हमारे पास। जब इन सब प्रोडक्शन को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास टोटल आउटपुट बनता है। तो टोटल आउटपुट बनता है। अब देखो ये कितनी है, लेबर 1 लगाने से इतना आउटपुट हुआ है, प्लस लेबर 2 लगाने से इतना आउटपुट हुआ है, प्लस लेबर 3 लगाने से इतना आउटपुट हुआ है। तो अब क्या किया जाए? अब इन को इससे क्या किया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। मतलब जो इतना जो Q3 है, टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है Q से Q1 तक ये टोटल है, तो उसको हम क्या करेंगे? लेबर से डिवाइड करते, तो क्या हो जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन बनकर आता हमारे पास, उसको हम लेबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटपुट मिल जाता। हम इस तरीके से टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। या टोटल प्रोडक्शन हमारे पास मतलब जो Q2 और Q1, मतलब इससे जब Q2 प्रोडक्शन पे गए हैं तो कितना चेंज हुआ है, और उन सब चेंज का समेशन कर दिया जाए तो भी हम क्या टोटल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते कैसे हैं? देखो क्या है, जो Q1 Q2 ये क्या है, और L1 से L2, मतलब लेबर में लेबर एक लेबर बढ़ा दिया तो प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ, कि टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ लेबर को चेंज करने से, तो उससे हम मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और देख सकते हैं दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारे पास है टोटल प्रोडक्शन n। ठीक है, इससे पहला हमारा प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन कितना था? TPN-1। इससे पहले ये होगा। अब इसका इसका डिफरेंस कर दिया जाएगा तो भी हम मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? कि जितने टोटल जो प्रोडक्शन दिए रखे हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और टोटल लेबर कितने हमारे पास? जैसे कि 3 है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ये क्या है? ये 3 लेबर है। तो इससे क्या हुआ, ये हम तो जो एवरेज प्रोडक्ट निकलेगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो ये थे 3 कंसेप्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। अब बात करते हैं प्रोडक्शन के लॉ के बारे में। जो लॉ है प्रोडक्शन का, एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निकल वे थ्रू विच द लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी इंक्रीज। मतलब अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो दे शो हाउ, ये दिखाते हैं कि हाउ कैसे आउटपुट में चेंज किया जा सकता है। व्हेन वी चेंज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट, मतलब जब हम इनपुट की क्वांटिटी में चेंज कर देंगे तो आउटपुट में क्या चेंज हो, क्या देखने को चेंज मिलेगा। जैसे कि लेबर और कैपिटल के बारे में। तो यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, लॉ प्रोडक्शन फंक्शन की, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं, मतलब फैक्टर से मिलने वाला जितना रिटर्न है वो। और स्केल मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन के स्केल में कितनी बढ़ोतरी मिली है उसका रिटर्न। ठीक है, जो प्रोडक्शन आउटपुट की प्रोडक्शन में कितनी स्केल बढ़ोतरी देखने को मिली है, स्केल देखने को मिला है, माप देखने को मिला है, उसका रिटर्न। तो ये देखो क्या है, ये शॉर्ट रन लॉ है।
और जो स्केल है यहाँ पर लॉन्ग रन लो है। इस शॉर्ट रन में सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल होता है और अदर फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। इसमें सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं। सिंपल सी बात है, लॉन्ग रन की बात है तो लॉन्ग रन में तो हम बहुत सी चीजों को चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन में जैसे कि हम लेबर को ही चेंज कर सकते हैं या हम दूसरी चीजों को चेंज करना आसान नहीं है। तो सबसे पहले हम रिटर्न टू फैक्टर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो ये लॉ रिटर्न टू फैक्टर पहले बताया, ये क्या है रिटर्न टू स्केल। तो फैक्टर से कैसे रिटर्न मिलेगा, देखो इट इज ए शॉर्ट रन थ्योरी, ये शॉर्ट रन थ्योरी है इन विच जिसमें देयर इज एट लीस्ट वन फैक्टर विच इज ए फिक्स्ड। मतलब क्या होता है जिसमें हम कम से कम एक फैक्टर को तो फिक्स्ड मान के चलेंगे। जैसे कि लैंड और लेबर है तो लेबर को वेरिएबल मान लिया, ठीक है, और ये जो बाकी फैक्टर जितने बच गए, चाहे एक लैंड है एक फैक्टर है, ये हमारा फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर मान के चल देते हैं ताकि हमें जो कैलकुलेशन करना आसान हो। बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो एमपी ऑफ द फैक्टर वुड बी डैमेज। मतलब ये क्या है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, डैमेज नीचे चलता जाता है। तो इसलिए जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है इसे लॉ ऑफ डायमेंसिंग रिटर्न भी कहते थे। तो 3 स्टेज है प्रोडक्शन के। सबसे पहले जो फैक्टर से रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, फिर जो जो फैक्टर से जो रिटर्न मिलेगा वो कम होता चला जाएगा, डायमेंसिंग होता चला जाएगा, इसे लॉ ऑफ डायमेंसिंग रिटर्न। और बाद में जो फैक्टर से रिटर्न मिलेगा वो नेगेटिव होने चलेगा। फैक्टर यहाँ पर लेबर की बात कर रखी है हमने, लेबर से मिलने वाला रिटर्न। एजप्शन क्या है इसमें, वन फैक्टर इज वेरिएबल, एक फैक्टर वेरिएबल है, दूसरे फैक्टर क्या है, फिक्स्ड है। नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की जो टेक्निक है उसमें चेंज नहीं कर सकते, मतलब टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड है। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस, मतलब जितने भी फैक्टर हैं वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो होमोजेनियस है, मतलब उनकी स्केल है ना वो सेम है, मतलब ये मानते हैं। फैक्टर्स कैन बी यूज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, फैक्टर को अलग अलग प्रोपोर्शन में यूज किया सकता है। जैसे कि यूनिट ऑफ लैंड है, लैंड हमने फिक्स्ड माना है, एक ही हमारे पास लैंड है, उस लैंड के ऊपर लेबर है, अगर एक लेबर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन 2 होता है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी 2 होता है और एवरेज प्रोडक्शन भी 2 होता है। जब लेबर बढ़ा दिया 2 कर दिए, तो 2 कर दिए तो टोटल आउटपुट हमारा 5 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 3। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है, 3। अब यहाँ पर दे सकते हैं 2 लेबर है तो 5 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हम एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे। इसी प्रकार हम सभी को निकाल लेंगे। हम दे सकते हैं कि इस पॉइंट पे, यहाँ पर से इस पॉइंट से हमारा जो टोटल आउटपुट तो ज्यादा बड़ा है बट मार्जिनल प्रोडक्शन 4 से 3, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा कम हो गया है और एवरेज प्रोडक्शन हमारा कांस्टेंट सेम है। ठीक है, और यहाँ पर दे सकते हैं कि इसके बाद हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो बड़ा बड़ा दिखता है हमें, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो और कम हो गया और जो एवरेज प्रोडक्शन से और कम हो गया हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन। और यहाँ पर दे सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन से एवरेज प्रोडक्शन ज्यादा है, मींस टू शुरुआत में दे सकते हैं कि हमारा मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो क्या था, वो ज्यादा था एवरेज प्रोडक्शन से। अब इस दूसरे स्टेज में क्या हो गया है, एवरेज प्रोडक्शन हमारा ज्यादा है मार्जिनल प्रोडक्शन से। ठीक है, यहाँ से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी ज्यादा है और यहाँ पर दे सकते हैं सेम है, टोटल आउटपुट अब सेम हो गया है। और इस स्टेज के बाद हमारा टोटल प्रोडक्शन भी गिरने लगता है बिकॉज द कॉस्ट इन अदर रीजन्स, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन कम होता चला जाता है, ज्यादा लेबर लगाने से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो देख सकते हैं हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव। देखो एवरेज प्रोडक्शन जहां पर 0 होता ना, जो मार्जिनल प्रोडक्शन जहां पर 0 होता है वहां पर जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होता है 15, उसके बाद देख सकते हैं नीचे ही आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव में रहता है, ये जब मार्जिनल प्रोडक्शन नीचे नेगेटिव चला जाता है तो अभी एवरेज प्रोडक्शन हमारा पॉजिटिव में दिखते हैं। तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन तो नेगेटिव में हो सकता है बट एवरेज प्रोडक्शन ना नेगेटिव में नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो हमारा प्रोडक्शन नीचे जाता है। तो ये पॉइंट है, इस टोटल प्रोडक्शन है, हमारे पास यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। फर्स्ट स्टेज में हम दे सकते हैं हमें ये पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है, फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर यहाँ तक। फिर सेकंड स्टेज हमारा टोटल प्रोडक्शन का ये है और थर्ड स्टेज हमारा टोटल प्रोडक्शन का ये है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, देख सकते हैं ये जो पूरा टोटल करो है हमारा, ये इसमें दिखाया गया है मैंने, यहाँ से जो पॉइंट है ना ये, अब देखो
इस पॉइंट में प्रोडक्ट हमने ये देख लिया। अब देख सकते हैं या इस पॉइंट यहाँ से लाइन क्रॉस करी, एक यहाँ से लाइन करी। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एमपी है ये ज्यादा है, लेकिन बाद में हम देख सकते हैं ये एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। बाद में मार्जिनल प्रोडक्शन डायमेंसिंग होता हुआ चला जाता है, जबकि एवरेज प्रोडक्शन जो उससे ऊपर रहता है। बाद में हम देख सकते हैं थर्ड स्टेज में एमपी नेगेटिव हो जाता है, जबकि ये पॉजिटिव ही रहता है। मीन्स टू यहाँ पर ये 0 है एमपी जब हमारा टोटल प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और इसके बाद ये टोटल प्रोडक्शन भी डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्शन के हिसाब से हम इंक्रीजिंग रिटर्न को, डिमिनिशिंग रिटर्न को और नेगेटिव रिटर्न को देखेंगे, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन की दिशा से। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, मतलब फैक्टर से जो रिटर्न मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो एमपी क्या है वो बढ़ रही है और वो पहुंच जाती है मैक्सिमम स्टेज पर और स्टार्ट करती है डिक्रीजिंग। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन तीनों ही ज्यादा होते हैं और इस स्टेज पर मार्जिनल प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, इसलिए हमारा इसे इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। ये स्टेज एंड वहां पर होता है जहां पर एपी रिच्ड मैक्सिमम, मतलब जहां पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर हो जाता है। तो रीजन क्या है, फैक्टर की इंडिविजुअलिटी, मतलब वहां पर ज्यादा मिक्स नहीं है, हर एक का व्यक्तित्व वहां पर देखने को मिलता है और स्पेशलाइजेशन वहां पर बढ़ोतरी है, इसलिए और फिक्स्ड फैक्टर है, इसलिए इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा रहा है। फैक्टर से जो रिटर्न मिल रहा है वो डायमेंसिंग है। तो देख सकते हैं इस स्टेज में एमपी और एमपी एपी डिक्रीज, मतलब एमपीपी और एपीपी दोनों डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि दोनों डिक्रीज जरूर हो रही है, लेकिन जिस दर से एमपी डिक्रीज हो रही है उस दर से कम इंक्रीज हो रहा है एम एपी। तो एपी यहाँ पर ज्यादा है एमपी से। ठीक है, स्टेज एंड वहां हो जाता है जहां पर एमपी बिकम 0 हो जाती है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है और टोटल प्रोडक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाता है। इसका रीजन क्या है, स्कार्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी फिक्स्ड फैक्टर का, जो स्कार्सिटी और इंडिविजुअलिटी। इम्परफेक्ट जो फैक्टर है उसको इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये कारण भी है। फैक्टर से मिलने वाला जो रिटर्न है वो नेगेटिव रिटर्न है। तो एमपी बिकम नेगेटिव, एमपी क्या है, नेगेटिव हो जाता है और टीपी स्टार्ट क्या है, टीपी गिरने लगता है, मतलब टोटल प्रोडक्शन गिरने लगता है, मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है, एपी नेगेटिव गिरने लगता है, नेगेटिव नहीं होता है एपी। तो रीजन क्या है इसका, मोस्ट ऑप्टिमल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज स्टेज 2 वेयर द टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। टोटल प्रोडक्शन जहां पर मैक्सिमम है वही ऑप्टिमल स्टेज है, जहां पर एमपी इज इक्वल टू 0 है। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या है, अब ये लॉन्ग रन लॉ है। इस लॉ के अंदर क्या है, इसमें सभी फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल्स है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कोटेशियंस ने जो टर्म जो रिटर्न टू स्केल है इसका अर्थ बताया है कि चेंज किसमें होगा, आउटपुट में चेंज होगा, एज वेल एज ऑल फैक्टर चेंज, जब सभी फैक्टर में चेंज होगा सेम प्रोपोर्शन के द्वारा। तो देख सकते हैं जो प्रिंसिपल है, डिफरेंस है बिटवीन टू रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल के तौर पर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, वो तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। रिटर्न टू फैक्टर में शॉर्ट रन की बात है, स्केल में लॉन्ग रन की बात है। तो इसमें जो स्टडी किया जाता है फैक्टर में, इसमें जो फैक्टर के बिहेवियर का स्टडी की जाती है जब ज्यादा और ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स कंबाइंड किए जाते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ। ठीक है, और इसमें जो स्केल है इसमें प्रोडक्शन कांस्टेंट रहता है बट फैक्टर रेशो चेंज होते रहते हैं, फैक्टर के रेशो चेंज होते रहते हैं। और जो स्केल के रिटर्न में जो स्टडी किया जाता है बिहेवियर ऑफ आउटपुट, जब स्केल ऑफ आउटपुट, जब जो आउटपुट का जो स्केल है वो चेंज होता है इसमें स्केल की बात की जाती है, जहां पर मोर स्केल चेंज बट फैक्टर रेशो रिमेन कांस्टेंट। इसमें फैक्टर रेशो क्या है, चेंज दिखा रखा है, इसमें फैक्टर रेशो कांस्टेंट दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन इज सॉरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द लेबर एंड कैपिटल, बोथ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन में। तो देख सकते हैं कि जो P1 क्या है कि वो जो प्रोडक्शन में चेंज हुआ है, आउटपुट में चेंज हुआ है जब हम लेबर और कैपिटल में एक साथ चेंज कर रहे हैं। अगर देख सकते हैं कि प्रोडक्शन में चेंज हुआ है, जो पहले प्रोडक्शन है उससे वो हमारे पास M जो है उसके बराबर है, मतलब इस प्रोडक्शन के बराबर आता है, तो मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। मींस टू यहाँ पर जो रिटर्न मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर
जो रिटर्न मिल रहा है अगर वो कम मिल रहा है, मतलब आउटपुट कम प्रोड्यूस किया जा रहा है, डायमेंसिंग किस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर डायमेंसिंग रिटर्न टू स्केल है व्हेन जब एमपी एक कांस्टेंट नंबर सेम एक प्रोपोर्शन है, इस सेम प्रोपोर्शन से, अगर इस प्रोपोर्शन से कम किया जाता है, अगर जो प्रोपोर्शन है हमारे प्रोडक्शन का उससे ज्यादा किया जाता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आप देख सकते हैं इस इलिस्ट्रेशन मतलब फिगर में हम देख सकते हैं कि ये लेबर है और ये कैपिटल है। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, परसेंट, ये यहाँ पर है परसेंटेज इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल, मतलब परसेंटेज लेबर और कैपिटल में चेंज किया गया है, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन है, और यहाँ पर परसेंटेज इन टोटल प्रोडक्ट मीन्स टू आपका परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्शन, आउटपुट में कितना चेंज हुआ है इनपुट की तुलना में। ठीक है, अगर इनपुट की तुलना में आउटपुट में क्या चेंज हुआ, ये यहाँ पर हमारे पास आउटपुट, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, और ये इंटू स्केल हम बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम 1 से 8 तक हम लेबर को लगा रहे हैं, यहाँ पर हम 2 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, 2 2 4 4 8। अब देख सकते हैं यहाँ पर जब हमारे पास एंड्रॉइड है, ठीक है, जब एंड्रॉइड है, ये टोटल प्रोडक्शन है कि इसे टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, 100% चेंज कर रहे हैं हमारे लेबर इनपुट में, तो हमारे 200% आउटपुट में चेंज देखने को मिलता है। अगर 50% हम अपने इनपुट में चेंज कर रहे हैं और टोटल प्रोडक्शन में 100% चेंज देखने को मिलता है, मीन्स टू क्या है कि आप दे सकते हैं कि जितना हम इसमें चेंज कर रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट हो रहा है, मतलब इनपुट हम कम लगा रहे हैं उससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज है लेबर कैपिटल इनपुट में दे सकते हैं इतना है और आउटपुट भी इतना है, मीन्स टू दोनों इनपुट और आउटपुट जब बराबर होते हैं तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर है ना, हमारे पास जितना इनपुट हम लगा रहे हैं उससे कम आउटपुट हमें मिल रहा है, मीन्स टू यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट सिचुएशन आती है स्केल की। सबसे पहले आती है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मीन्स आपका जो चेंज होता है प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट इज लेस देन द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द आउटपुट, मतलब इनपुट में इनपुट कम लगाया और आउटपुट हमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इनपुट हम 10 लगा रहे हैं तो आउटपुट हमें 15 मिल रहा है। अगर हम 15 इनपुट लगा रहे हैं तो हमें जो मिल रहा है आउटपुट वो ज्यादा मिल रहा है 25। तो इस तरीके से क्या है, इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब हमारे पास देखने को मिले यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर कैपिटल है और ये आइसोक्वांट है। ठीक है, अब आइसो और ये आइसोक्वांट है, आइसोकोस्ट लाइन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कम होता है। गैप देखो, इसका गैप क्या है, कम। अगर गैप अगर आइसोक्वांट को ऊपर लेते जा रहे हैं और वो गैप कम होता हुआ जा रहा है तो मीन्स टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जहां पर इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं, और इसका रीजन है इकोनॉमिक ऑफ स्केल विद डिसइकोनॉमिक्स, और इसका रीजन था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, अब यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आप 10 लगा रहे हो इनपुट और 10 ही आउटपुट है, 10 इनपुट 20 इनपुट है, 20 ही आउटपुट है। ये परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट है और ये परसेंटेज इन आउटपुट है। और देखो ये गैप है ना, सेम गैप है, ज्यादा गैप सेम है, आइसोक्वांट ये करो है, इनकी गैप सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अब इसमें दे सकते हैं इकोनॉमिक्स विद डिसइकोनॉमिक्स देखने को मिलता है। स्केल देखना, डिक्रीज डायमेंसिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसमें क्या होता है, आपका इनपुट ज्यादा लगा रहे हो आपको आउटपुट कम मिल रहा है, मीन्स टू आप 15 इनपुट लगा रहे हो जबकि आउटपुट आपको 10 ही मिल रहा है, 25 इनपुट लगा रहे हो 15 आउटपुट मिल रहा है। और ये गैप दे सकते हो, ये गैप भी बढ़ता जा रहा है, अगर गैप कम होता जा रहा है तो आउटपुट ज्यादा, अगर गैप ज्यादा होता जा रहा है तो इनपुट ज्यादा। तो आइसोक्वांट का तो ये डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण है। जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है तो है हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जब हमारे पास इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स दोनों बराबर आ जाते हैं तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जब डिस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि आउटपुट के एक्सपेंशन के साथ जो मिलने वाला लाभ। डिसइकोनॉमिक स्केल क्या है कि जो आउटपुट के एक्सपेंशन के साथ मिलने वाला जो हानि है वो। तो डिफरेंस क्या हुआ शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। इसके फैक्टर की बात करें, शॉर्ट रन में सिर्फ वन फैक्टर वेरिएबल थे, दूसरे फिक्स्ड थे। लॉन्ग रन में सभी फैक्टर वेरिएबल है। इसका फोकस क्या है, सब लो वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू फैक्टर, फैक्टर से मिलने वाला रिटर्न, और आउटपुट की जो स्केल है उससे मिलने वाला रिटर्न कितना मिला है। टाइम पीरियड इसमें शॉर्ट पीरियड और इसमें लॉन्ग पीरियड की बात की जाती है। कवर मतलब करो टाइप कैसे हैं, टोटल, एवरेज और मार्जिन प्रोडक्शन के करो है। इसमें आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट के करो देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें लिमिटेड है और कैन नॉट चेंज प्लांट साइज नहीं चेंज करते, इसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है इनपुट यूज के साथ। तो एग्जांपल जैसे कि हायरिंग मोर लेबर विद फिक्स्ड मशीन के साथ, इसमें एक्सपेंड किया जाता है लेबर और मशीन के साथ। तो कंक्लूजन क्या है, सो इन शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन है आउटपुट चेंज किया जाता है वन इनपुट, जबकि अदर फैक्ट फिक्स्ड माने जाते हैं, इसे लो वेरिएबल प्रोपोर्शन कहा जाता है। लॉन्ग रन में सभी इनपुट भी वेरिड है जो दिखाता है रिटर्न टू स्केल थ्रू आइसो क्वांट के थ्रू। इस प्रकार के डिफरेंस देख सकते हैं हमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम पीरियड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDF and other update.